हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टडी विद प्रमीला मलिक पे। और आज के इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और ये जो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, ये हम अच्छे से चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाके इसके मीनिंग्स को अच्छे से चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स को भी नोट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 1, जो कि आपके बुक में चैप्टर के पेज नंबर 7 पर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो जिस दिन फ्रांस को लेट हो रहा था, उस दिन उसे क्या आशा थी, उसे क्या करना था स्कूल के लिए। तो दैट डे आंसर शुड बी फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। उसे पार्टिसिपल्स पर लेसन प्रिपेयर करना था, जो मिस्टर हैमल बच्चों से पूछने वाले थे। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो फ्रांस ने क्या नोटिस किया स्कूल के बारे में अनयूजुअलनेस। तो आंसर शुड बी दैट डे फ्रांस नोटिस the absence of the routine commotion caused by the opening and closing of desks. Number 1, repeating of lessons in unison. Number 2, and number 3, wrapping of the teacher's ruler on the table. तो यही चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। जनरली स्कूल से निकलने वाली कौन सी साउंड्स होती हैं? बच्चों का डेस्क को खोलना बंद करना, सभी बच्चों का एक साथ मिलके लेसन्स को लर्न करना, और जो टीचर है उसका बेंच पर टेबल पर रूलर को बजाना। तो ये जनरल से कमोशन है, जो स्कूल से निकलने वाली कुछ साउंड्स हैं। लेकिन फ्रांस ने क्या नोटिस किया था? ये सारी चीज़ें उस दिन उसे सुनाई नहीं दे रही थी, बजाय इसके वहाँ पर स्टिल स्ट्रेंज स्टिलनेस थी। द यूजुअल हसल बसल वॉज रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रेंज स्टिलनेस दैट वॉज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्कूल ऑन अ संडे मॉर्निंग। तो उस दिन क्या था? उस दिन अजीबोगरीब स्कूल में शांति छाई हुई थी, जैसी शांति जनरली कब देखने को मिलती है? संडे मॉर्निंग को, क्योंकि संडे को कोई भी स्टूडेंट स्कूल नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था, क्या लगाया गया था? सो आंसर इज द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो उस बुलेटिन बोर्ड पर बर्लिन से आया एक ऑर्डर लगाया हुआ था, जिसमें क्या लिखा था? दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन। दीज आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। तो उस ऑर्डर में जो बर्लिन से आया था, उसमें ये लिखा गया था कि अब जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर आगे से बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी बजाय फ्रेंच के। What change did the order from Berlin cause in school that day? तो जो ऑर्डर निकल कर आया था बर्लिन से, उसकी वजह से स्कूल्स में क्या चेंज हुए? The order from Berlin brought all the routine hustle bustle of the school life to a standstill. The teacher, Mr. Hamel, became more sympathetic to his students and taught his lessons with more patience. देखो, वही टीचर जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट था, वो अब अपने बच्चों के लिए थोड़ा सिंपैथाइज्ड हो गया और बहुत ही धैर्यपूर्वक वो अपने लेसन्स को बच्चों को पढ़ाने लगा। पहले तो क्या है, देखो कई बार क्या होता है कि टीचर भी एक ही टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते जब बच्चों को समझ नहीं आता तो कई बार इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे ही मिस्टर हैमल भी रहे होंगे। लेकिन जब से वो ऑर्डर आया था और जब से ये पता चला कि भाई अब नेक्स्ट डे से क्या होने जा रहा है कि वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, और मिस्टर हैमल किस सब्जेक्ट के टीचर थे? फ्रेंच लैंग्वेज के थे। तब उन्हें लग रहा था कि भाई अब वो सारा ज्ञान जो है वो अपने बच्चों को दे दें। तो पहले तो वो हो सकता था इम्पेशेंट भी हो जाते थे क्लास में, लेकिन अब वो बहुत ही पेशेंस के साथ अपने लेसन्स को बच्चों को उस लास्ट लेसन में देने लगे थे। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लास। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि बच्चे भी अब अपने उस क्लास में सर को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जबकि पहले बच्चे उसी टीचर को ध्यान से नहीं सुनते थे। द विलेजर्स, थर्ड पॉइंट, द विलेजर्स वर
who were sitting at the usually empty back benches and had come to show their respect and gratitude to Mr. Hamel. अब वो जो गांव वाले थे जो हमेशा से कहाँ बैठा करते थे, बैक बेंचेस पे बैठा करते थे, अब वो मिस्टर हैमल को रेस्पेक्ट दे रहे थे. क्यों? क्योंकि उन सबको ये पता चल गया था कि भाई उन्हें आज किस लिए बुलाया गया. आज के इस लास्ट लेसन में सर क्या बढ़ाने जा रहे हैं? फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताने जा रहे हैं, क्योंकि कल से वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड. और उन्हें अब इस बात का पछतावा भी था. किस बात का? कि भाई वो जिस मौका जो उन्हें मौका मिला था उनको उस मौके को शायद उन्होंने खो दिया. The order also brought about a great change in the feelings of the people towards their country and their native language. तो चेंज लोगों की भावनाओं में भी आया. उनकी जो भावनाएं थी उनके देश के लिए और उनकी मातृभाषा के लिए. There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was easily accessible. तो ये एक सामान्य दुख की बात थी जो सभी के मन में छाई हुई थी कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौका उन्हें मिला था फ्रेंच भाषा को सीखने का, 40 साल से वहाँ पे टीचर अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो लैंग्वेज उन्हें सिखा रहे थे, जो उन तक आसानी से पहुँच पा रही थी उसको वो समय रहते नहीं सीख पाए. तो इस चीज़ का सभी में एक जो दुख था वो दिखाई पड़ रहा था. Next is, how did Francis' feelings about Mr. Hamel and school change? कैसे जो है जो फ्रांस है, स्टूडेंट है, उसकी जो भावनाएं हैं मिस्टर हैमल के लिए और स्कूल के लिए चेंज हो गई. सो फ्रांस वॉज शॉक्ड व्हेन मिस्टर हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन. तो जब फ्रांस को सबसे पहली बार ये पता चलता है कि भाई बर्लिन से एक ऑर्डर आया जिसके थ्रू अब ये है कि नेक्स्ट डे से वहाँ पर फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी और आज उनका लास्ट लेसन है. तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है. एंड दैट इट वॉज देयर फ्रेंच लेसन. विच लेसन? लास्ट लेसन. और दूसरा जो हैरान कर देने वाली बात थी भाई वो ये थी फ्रांस के लिए कि भी आज उसका जो लास्ट लेसन है फ्रेंच का. ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस. He developed a fondness for Mr. Hamel at the troubling idea of being separated from him forever. तो पहले तो वो टीचर की कई बार हो सकता था क्लास भी मिस कर देता था, उसके बिहेवियर से भी वो नाखुश रहता था. और हमने चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में भी देखा कि वो स्कूल की जो क्लास है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो बाहरी चीज़ों को देता है. मतलब उसका मन कहाँ जाने का करता है? क्लास के बाहर जाने का, जब वो देखता है कि दिन बहुत सुहावना और ये सब. लेकिन अब एकदम उसमें चेंजेस आते हैं और मिस्टर हैमल के लिए जो एक रेस्पेक्ट है उसके मन में डेवलप होती है. और इस चीज़ से उसे परेशानी भी होती है कि अब जो है वो उस टीचर से सेपरेट हो जाएगा. ही अंडरस्टूड द पेन एंड एग्नी हिज टीचर वॉज अंडरगोइंग. और ना केवल उसको भी बल्कि जो उसके टीचर को दर्द महसूस हो रहा होता है उस चीज़ को भी वो फील करता है. कब? जब वो राइटिंग कर रहा होता है ग्रामर के बाद और बीच बीच में वो नज़र उठाकर देखता है तो टीचर क्या कर रहे होते हैं. टीचर अपनी चेयर पर बैठकर कभी एक चीज़ को कभी दूसरी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे होते, क्योंकि 40 साल से वो वहीं पर अपनी सेवाएं दे रहे थे. तो उन सभी चीज़ों से, उस क्लासरूम के एटमॉस्फेयर से उनका एक अलग ही अटैचमेंट था. तो नेचुरली टीचर को वहाँ से जाने का बहुत दुख था और उस दुख को कौन फील कर पा रहा था? फ्रांस. एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज टीचर. और अब वो भी अपने टीचर के प्रति ज़्यादा सिंपैथाइज फील कर रहा था. हिज स्कूल टू नाउ कैरिड अ डिफरेंट मीनिंग. हाँ, स्कूल का मतलब अब उसके लिए एक नया ही अर्थ लेकर आया था. हिज बुक्स एंड लेसन सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स. अब उसकी जो किताबें थीं, जो लेसन्स थे, जो चैप्टर्स थे, वो उसके लिए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पुराने मित्र हो. whom he couldn't give up, जिनको वो छोड़ नहीं सकता था, नहीं छोड़ना चाहता था. He realized with pain how much French meant to him. अब उसे महसूस हो रहा था, दर्द के साथ उसे दुख हो रहा था कि भाई फ्रेंच उसकी मदर टंग है और उसका मतलब उसके लिए क्या है.
and regretted not being attentive in his class earlier. और इस चीज़ का वो दुख महसूस कर पा रहा था कि आज से पहले वो अपनी क्लास में इतना अटेंटिव पहले कभी नहीं हुआ. Suddenly he felt that the difficult concepts had never actually been difficult. आज जब वो लास्ट लेसन अटेंड कर रहा था तब उसे महसूस हुआ कि ये सारे कंसेप्ट तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रहे थे. और क्यों आ रहे थे? मिस्टर हैमली पहले भी पढ़ा रहे थे, मिस्टर हैमली अब भी पढ़ा रहे थे, लेकिन आज तो उसे वो सारी चीज़ें समझ में आ रही थी. क्यों? क्योंकि आज वो उन्हें बहुत अच्छे से सुन रहा था. That's why he felt that the difficult concepts had never actually been difficult. जिनको बच्चे difficult बोलते हैं ना, जो concepts जो बच्चों को लगता है difficult होते हैं वो actually difficult होते नहीं हैं. वो difficult तब बन जाते हैं जब हम टीचर के थ्रू पढ़ाए जाते टाइम उन्हें ध्यान से नहीं सुनते. लेकिन आज जब टीचर तो वही थे मिस्टर हैमल, आज वही लास्ट चैप्टर में लास्ट लेसन में जब वो अपने उन कंसेप्ट को समझा रहे होते हैं तो स्टूडेंट तो वही था फ्रेंड्स, लेकिन आज वो उनसे बहुत ध्यान से सुन रहा था, इसलिए सारे कंसेप्ट उसे अच्छे से समझ में आ रहे थे. अब ये हैं पेज नंबर 9 के कुछ क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं. These are lengthier one also. The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. जिन लोगों की चैप्टर में बात की गई है वो अचानक से महसूस करते हैं कि उनकी जो भाषा है वो उनके लिए कितनी अमूल्य है, जबकि ऐसा वो पहले महसूस नहीं करते. What shows you this? ये आपको क्या दिखाता है? What does this happen? इससे क्या होता है? The crowd surrounding the bulletin board, the presence of the villagers in the class, the silence in place of the routine hustle and bustle of school, the emotions that gripped Mr. Hamel and friends, representing. ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? बुलेटिन बोर्ड के इर्द गिर्द जो भीड़ इकट्ठा थी, क्लास में जो विलेजर्स थे उनकी जो उपस्थिति थी, और जो रूटीन हसल बसल था स्कूल का उसकी बजाय जो साइलेंस प्रिवेल्ड थी क्लास में, ये सारी चीज़ें मिस्टर हैमल के जो इमोशंस थे, मिस्टर फ्रांस के जो इमोशंस थे, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं दैट ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट कम्युनिटी रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों ही, वर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज टू देम. कि बच्चों के लिए भी और स्टूडेंट समुदाय दोनों के लिए ही जो उनकी लैंग्वेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. In this story, Mr. Hamel says that people realize the importance of somebody or something in their lives very often when it is lost to them. तो इस चैप्टर में भी मिस्टर हैमल जो हैं वो लोगों को ये रियलाइज करवाते हैं कि किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस लोगों को तब पता चलती है जब वो चीज़ या तो उनसे छूट जाए या वो व्यक्ति उनसे बहुत दूर चला जाए. Similarly, it was the order from Berlin that made people realize the importance of their language for them. इसी तरह से जो ऑर्डर बर्लिन से आता है वो लोगों को ये महसूस करवाता है कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि अब कल से अचानक से ये ऑर्डर आ गया कि कल से वहाँ पर उन्हें उनकी मातृभाषा ना पढ़ाकर बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. कि किसी समाज के लोगों को जब गुलाम बनाया जाता है तो उस समाज के लोगों को अपनी भाषा को जब तक वो कसकर पकड़े रहते हैं तब तक ऐसा लगता है कि मानो उनके पास अपनी ही जेल की चाबी है. तब तक उन्हें कोई भी जेल में कैद नहीं कर सकता, कोई भी गुलाम नहीं बना सकता. कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? ऐसे कुछ examples आप सोच के बता सकते हैं. So here some examples of the native language taken away from its people and or imposition of the language of the conqueror are like Portuguese becoming the lingua franca of Anglo, English imposed on the various Celtic peoples, Spanish imposed on the Basques and the Catalans, Turkish imposed on the Kurdas, and many more. A few examples have been provided for students' reference.
here and it is strongly recommended that the students develop the answer on their own. तो यहाँ पे बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं कि हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स when a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them, and India is also an example. When the Mongols ruled India, they imposed Persian and Arabic on an unwilling people. Again in 1857 English was imposed on the people. तो जैसे ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को एक कॉलोनी बनाया, उपनिवेश बनाया, तो यहाँ पर क्योंकि अब हम उनके गुलाम हो गए थे तो हम पर भी उनकी भाषा थोपी गई. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप हिस्ट्री से उठाकर लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस. दिस inclusiveness is one of the reasons it is now world language. For examples, these are some of the words which have taken from different languages like petite, French, kindergarten, German, capital letter, Latin, democracy, Greek, bazaar, Hindi. So find out the origin of the following words. यहाँ इसको इस क्वेश्चन को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉज करके वीडियो को आंसर को ले सकते हैं. Move on to the next question. France thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? See, there are one or two answers. Language is inherent to culture and identity. The authority of human beings is restricted only to false boundaries that can be controlled. Nature and other things cannot be governed by some superficial laws of the wild, willful people. By taking the reference of making the pigeons learn German, the author is pointing to this very constant. कि मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज है ना वो तो किसी कल्चर की इनहेरेंट क्वालिटी होती है, यानी कि हम लोगों को तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं लेकिन नेचर को या जो प्रकृति है उसको हम इसके थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सेकेंड वन इज दिस सेंटेंस could possibly mean that however hard the authorities try to embed German language in the culture of Alsace and Lorraine, the natural status of French for them will remain unchanged. कि जब बर्लिन से ये ऑर्डर आया कि भाई जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सैक और लॉरेन, वहाँ पर अब नेक्स्ट डे से क्या यूज़ नहीं लाया जाएगा स्कूल्स में, फ्रेंच लैंग्वेज. तो ये जो ऑर्डर है ये लोगों पर ही थोपा जा सकता है. इस तरह के जो ऑर्डर्स थे वो लोगों पर तो लगाए जा सकते थे लेकिन नेचर पर इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं लगाया जा सकता था और ना लगाया जा सकता है. French flows in the air and the entire place is imbued with its effect. क्योंकि फ्रेंच जो भाषा थी वो फ्रांस में मीन्स पूरे एयर में फैल गई थी, वहाँ के एटमॉस्फेयर में भी वही भाषा थी. कहने का मतलब जो जहाँ का भी व्यक्ति होता है उसमें वहाँ की ही मिट्टी की खुशबू होती है. एंड द एंटायर प्लेस इज इम्ब्यूड विद इट्स इफेक्ट. और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो केवल लोगों तक ही सीमित नहीं था, मतलब जो भाषाई प्रभाव था वो वहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर में ही छाया हुआ था. इवन दो दे ट्रेन स्टूडेंट्स इन जर्मन, द बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड रिमेन अनचेंज लाइक द कूइंग ऑफ द पिजन्स. जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा कि जब बच्चे राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सिवाय पेन के स्क्रैचिंग की आवाज़ नहीं की ही आवाज़ होती है पूरी क्लास में. जो नोटबुक मिस्टर हैमल स्टूडेंट्स को देते हैं तभी जो फ्रेंड्स ने राइटर ने कंपैरिजन दिया था कि जो लिटिलेस्ट थिंग थे यानी कि जो पिजन्स थे वो क्लासरूम की छत पर बैठे हुए थे और उनके जो पंजे थे वो कैसे पंजे थे, जैसे कि कैसे पंजे थे स्टूडेंट्स, कुछ याद आया आपको?
जब हम फिशिंग करने जाते हैं तो फिश का जो हुक होता है इस तरह के पंजे थे और उन पंजों से वो भी स्क्रैच कर रहे थे, यानी कि वो भी ऐसे लगता था जैसे कि राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हों। किसकी? फ्रेंच लैंग्वेज की। तो यहाँ तक कि नेचर में भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट था। तो बर्लिन से आया हुआ ऑर्डर फ्रांस के लोगों तक ही सीमित था, उन्हीं पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते थे, लेकिन नेचर पर जैसे कूइंग ऑफ द पिजन्स पर वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते थे। तो इसका आंसर आप दोनों तरह से दे सकते हैं। फिर है व्हाट हैपन्स टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। क्या ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति जो अपनी भाषा का जो गर्व है उसको बहुत दूर तक ले जाए, यानी कि अपनी भाषा के बारे में गर्व करता रहे। डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मीन्स। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? भाषाई अंधराष्ट्र भक्ति, यानी कि अपनी ही भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार if one is fond of one's own language at the cost of others. Indifference towards other language is not healthy for any democracy like India. क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में डेमोक्रेसी है और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर लोकतंत्र है। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी किसी भाषा का यूज़ कर सकता है। तो ये बात तो ठीक है कि हमें हमारी भाषा पर, हमें हमारी मदर टंग पर घमंड नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं का अपमान करें। When the sense of belonging to one's own language crosses the thin line, which thin line? Between pride and proud. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो वर्ड है प्राइड एंड प्राउड, दोनों के बीच में एक हल्का सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। प्राइड का मतलब होता है गर्व करना किसी चीज़ पर और प्राउड मीन्स घमंडी होना। तो यही चीज है जिसका मतलब क्या है? लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, भाषाई अंधराष्ट्र भक्ति नहीं होनी चाहिए। इफ पीपल फील गुड अबाउट देयर लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस, दे मस्ट हैव टॉलरेंस फॉर द अदर लैंग्वेजेस टू। हाँ, अगर आपको अपनी भाषा पर, अपने ट्रेडिशंस पर, अपने रीति रिवाजों पर गर्व है तो साथ ही साथ आपको दूसरी भाषाओं को भी सम्मान देना आना चाहिए। Everybody has the right to follow the religion as well as speak the language as per his or her desire. In fact, it is disparaging to distort the names of communities. For example, Bongs for Bengalis, Guju for Gujaratis. तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की है और अपनी साइड से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। और बच्चों, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर, बाय।